Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 28th of July 2021. तो गाइस आज है तारीख 28 जुलाई 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने डेली वाले मोटिवेशन के साथ। तो याद रखना, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो उस ख्वाब के पीछे मेहनत पर डटे होते हैं। तो मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ले ले, ये तेरे ही हक का है। नाउ बढ़ते हैं आगे। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले आर्टिकल की चर्चा करेंगे, वो है रमप्पा टेम्पल। पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चा में है, यह टेम्पल क्यों है चर्चा में डिस्कस करेंगे और इस टेम्पल के बारे में A to Z हम लोग सारी बातें कवर करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हुआ चाहे वो मेंस हुआ, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in करके यहाँ पर ये पोर्टल है। अब आपको मालूम होगा बेसिकली ये जो चिल्ड्रन है उनको एक सपोर्ट करने के लिए पोर्टल लाया गया है, लेकिन हम बात करेंगे कौन से चिल्ड्रन है जिनको सपोर्ट किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, क्या बेनिफिट उनको मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल होने वाला है। देन उसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ROC प्लेयर्स कौन है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर रशिया का नाम आज के टाइम पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रशिया के नाम पर ये ROC प्लेयर्स है, तो ये एग्जैक्टली क्या है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में। भारत की जो रैंक है वो टॉप 10 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, खासकर इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के अंदर। बात करेंगे कौन कौन से स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पर भारत ने इनके अंदर रैंक को गेन किया है। देन उसके बाद सोहरा के बारे में बात करेंगे, सोहरा में क्या हुआ एग्जैक्टली। अब यहाँ पर काफी सारी चीजों का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर आप कह सकते हो प्लांटेशन की तरफ फोकस किया जा रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आई स्टैम क्या है। बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ आई स्टैम क्या है और ये क्यों चर्चा में डिस्कस करेंगे। रैक लिमिटेड क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात होगी। देन उसके बाद जो चाइना लेड साउथ एशिया इनिशिएटिव है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो चाइना है वो साउथ एशिया इनिशिएटिव के अंदर क्या क्या अपने इनिशिएटिव्स चला रहा है, मतलब कि इंडिया को एक तरीके से पीछे हटाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। साथ साथ बात करेंगे इंडिया के पास क्या इसका काउंटर इनिशिएटिव है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आर्टिकल सारे ही जबरदस्त हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मालूम होगा हम लोग डेली बेसिस पर अपने पिछले करंट अफेयर का रिवीजन भी करते हैं। तो जैसे कि आज है तारीख 28 जुलाई, तो मतलब 27 जुलाई का जो हमारा करंट अफेयर था उसका हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो है हम लोगों को चीजें याद रहें, हम अपने अगले पिछले करंट अफेयर को ध्यान में रखें। कल हमने डिस्कस किया था पहले आर्टिकल में, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है किस चीज का, इंटर स्टेट बस टर्मिनस का उद्घाटन किया गया है। कहां पर, माविंग के अंदर। अब ये जो माविंग है ये कहां पे लोकेटेड है, मेघालय के शिलोंग में लोकेटेड है, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। देन उसका कल हमने डिस्कस किया था ये जो अगर ट्री वुड होता है, खासकर ये अगर पेड़ होते हैं, अगर वाले पेड़ होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव पेड़ होते हैं। मैंने आपको बताया था इनका यूज अलग अलग चीजों में होता है, परफ्यूम्स बनाने के लिए, साथ ही साथ और भी वेरियस यूज होता है इनका। तो इन ट्री के रिगार्डिंग एक पॉलिसी लेकर आ चुकी है त्रिपुरा सरकार, क्योंकि ये जो ट्री है ये त्रिपुरा के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई है जिसका नाम है त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी 2021। इसमें सरकार का फोकस ये है कि जितनी भी इनकी इनकम है उसको यहाँ पर डबल ट्रिपल किया जाए, खासकर इस अगर ट्री से रिगार्डिंग है। उसका हमने कल डिस्कस किया था कि जो बांग्लादेश की सरकार है वो आज के टाइम पर अपना सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक हो गया उसका ऑल्टरनेटिव लेकर आ रही है, व्हाट्सएप हो गया उसका ऑल्टरनेटिव लेकर आ रही है, मतलब अपने खुद का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जैसे कि फेसबुक का ऑल्टरनेटिव है जोगाजोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव यहाँ पे बोला गया है अलपन। तो ये 2 ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ रही है। इसमें कहना यह है कि बांग्लादेश जो है अपने फील्ड के अंदर सेल्फ रिलायंट हो जाएगा और यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म्स को बनाएगा। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ टॉक्सिक लिंक है, इन्होंने जो है एनजीओ टॉक्सिक्स ने
क्या किया, एक स्टडी रिलीज करी है और उस स्टडी के अंदर यहाँ पर एक तरीके से टाइटल दिया गया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, यानी जो रिवर गंगा है उसके अंदर जो माइक्रोप्लास्टिक है वो भरपूर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। मैंने कल बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था ये माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं आज के टाइम पर, इनसे क्या दिक्कतें हैं, ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, प्लस इनका क्या सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस करी थी। तो आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक रिवीजन बनवा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन ये है, ये जो माइक्रोप्लास्टिक है एग्जैक्टली इनको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इनका क्या साइज होता है, ये जरा नीचे कमेंट सेक्शन बताना, कल मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोगों ने कल दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करी थी। सबसे पहले हमने जाना था एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सतीश कलसेकर। अब यहाँ पर एक मराठी पोएट है, इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 78 की एज थी, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई थी, हमने इसके बारे में जाना था। आर्टिकल वन डे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेशी एक लेजेंडरी फोक सिंगर थे जिनका नाम है फकीर आलमगीर, इनकी भी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से, एज थी 71। तो आर्टिकल ये भी वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। नाउ अब बात करते हैं आज के आर्टिकल्स की। तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा रमप्पा टेम्पल के बारे में। तो पहले इस मंदिर के दर्शन कर लो, काफी खूबसूरत सा यहाँ पर आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली इस प्रकार से दिखता है, आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये नक्काशियां वगैरह करी गई हैं और कितना यहाँ पे इंट्रिंसिक कार्विंग्स वगैरह देखने को मिला है, ठीक है, इस टेम्पल के अंदर। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली ये टेम्पल चर्चा में क्यों आया है। इसको देखो, रमप्पा टेम्पल को हम लोग रुद्रेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं, इसको रमप्पा टेम्पल भी बोला जाता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो तेलंगाना के अंदर मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाला गया है, तो एक बहुत बड़े लेवल पर डाला गया है। अब दुनिया भर में इसकी आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन के ऊपर काम किया जाएगा। अब यहाँ पर इस पूरे मंदिर को एक प्रोटेक्शन मिलने वाली है। तो यहाँ पर दुनिया के अंदर जो एक तरीके से आप कह सकते हो विश्व विरासत की लिस्ट के अंदर डाला गया है। क्वेश्चन ये है कि इसको जब ये टेम्पल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पुराना टेम्पल है, तो इसको पहले क्यों नहीं इस हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाला गया। देखो, पहले कोशिश बहुत करी है, साल 2012 से लगातार कोशिश ये करी गई है कि इस टेम्पल को इस हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाला जाए, लेकिन जो है 2019 के अंदर नॉमिनेशन हुआ, नाउ फाइनली 2021 के अंदर इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो रुद्रेश्वर या फिर रमप्पा टेम्पल है इसके बारे में। देखो, ये जो टेम्पल है ना, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था कब, 1213 ईडी के अंदर। मतलब इतना पुराना टेम्पल, 800 साल के आसपास आपको पुराना टेम्पल ये देखने को मिल जाएगा, जब यहाँ पर शासन चलता था काकतीय एम्पायर का, ठीक है। तो काकतीय एम्पायर के शासन में ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था रेक्लेरा रुद्रा के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक जनरल किंग थे, एक काकतीय किंग थे किसके, गणपति देवा के। देन उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, बेसिकली एक जनरल ऑफ काकतीय किंग थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें ये जो टेम्पल है इसके अंदर कौन से देवता देखने को मिलते हैं, वो हैं हमारे रमलगेश्वरा स्वामी जी, ठीक है। तो इन्हीं देवता के नाम पर इसका टेम्पल का नाम आपको देखने को मिलेगा। प्लस ये रमप्पा क्यों नाम रखा गया है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो नाम है ना रमप्पा, ये रमप्पा रखा गया है एक स्कल्पटर के ऊपर, यानी जिस बंदे ने यहाँ पर इस टेम्पल को डिजाइन किया था उनके नाम पर यहाँ पर ये रमप्पा रखा गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ ये जो टेम्पल है इसकी आपको 6 फीट हाई आप इसका स्टार शेप प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर उसके बाद इसके अंदर जो वॉल्स, पिलर्स, सीलिंग्स और जो है इंट्रिकेट कार्विंग्स हुई है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्किल है। मतलब इसकी जो छतें हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगी। प्लस यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू दिखाया है, आप इस व्यू से देख सकते हो कितना टाइम लगा हुआ है इसके अंदर, प्लस यहाँ पर कितनी गहराई नक्काशियाँ हुई हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा करी गई है कि इसकी टेम्पल की खूबसूरती कुछ अलग ही लेवल पर है। देन उसके बाद इस टेम्पल के अंदर सैंड बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, एक गड्ढे के अंदर एक तरीके से गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर वगैरह डाला जाता है, सैंड लाइम, जागरी, काराकिया, जिसको ब्लैक मार्बल फ्रूट भी बोला जाता है। तो जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्डिंग को बनाया जाता है, उससे पहले एक गड्ढा करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली जाती हैं इन सैंड बॉक्सेस के अंदर। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब इस टेक्निक से होता क्या है, जो ये अर्थक्वेक आते हैं ना, तो ये क्या होता है, जब भी अर्थक्वेक आएंगे तो फिर यहाँ पर ये जो सैंड बॉक्सेस हैं बेसिकली ये एक कुशन की तरह काम करेंगे, जैसे तकिया की तरह काम करेंगे। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान वगैरह देखने को मिलेगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था कि दूसरा आर्टिकल हमारा है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के ऊपर। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन .in, ये चर्चा में है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है, एक पोर्टल है
क्या नाम है उसका, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर ये वेबसाइट है। अब इसमें क्या होगा, जो भी बच्चे हैं एक तरीके से उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, उनको एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बच्चे वो कौन से होंगे, तो जो कि ऑर्फन बच्चे हैं, जिनके माँ बाप की डेथ हो चुकी है इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, उनको यहाँ पर ये सपोर्ट दिया जा रहा है। सपोर्ट में क्या क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन है। बेसिकली ये जो स्कीम है इसको अनाउंस किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ताकि जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, अब सपोर्ट करना है उन्हीं बच्चों को जो कि आप कह सकते हो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, या फिर जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है। ठीक है, बहुत पेरेंट्स या फिर सर्वाइविंग पेरेंट हो गए, या फिर लीगल गार्डियन हो गए, या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए। तो इन सबको अगर खो दिया है किस कारण की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, तो उस चीज़ पर यहाँ पर ये पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल किया जाएगा और उन बच्चों को यहाँ पे सपोर्ट करने की बात करी गई है। नाउ ये जो स्कीम है बेसिकली इसका मेन मकसद यही है कि कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड किया जाए, यानी कि बच्चे की केयर हो, प्रोटेक्शन हो। ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो उसी वजह से यहाँ पर स्कीम का इस्तेमाल हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर इस स्कीम के अंदर लगभग 10 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट। जब तक बच्चा 23 साल का होगा तब यहाँ पर ये पैसा उसको मिल जाएगा। प्लस एजुकेशन वगैरह हो गया, और भी जो भी इक्विपमेंट्स हो गई, वो सब जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर जो है पीएम केयर फंड्स के मदद से ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो कि एक बेहतरीन स्कीम यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होंगे। हम लोगों ने देख लिया है, सभी बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, या फिर सर्वाइविंग पेरेंट को, या फिर लीगल गार्डियन, या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं खो दिए हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, और उन्हीं को यहाँ पर ये पूरा का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है अंडर दिस स्कीम। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये सारी हमारी शॉर्ट न्यूज़ है, आज ज़्यादा लेंदी आर्टिकल्स देखने को मिले नहीं है, तो शॉर्ट न्यूज़ है ये सारी, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। वीडियो डेफिनेटली शॉर्ट भी होगा, छोटा भी होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी लेंदी न्यूज़ भी कवर करी है, तो उस प्रकार की न्यूज़ कोई इतनी देखने को मिली नहीं थी। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर वैसी न्यूज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है आरओसी प्लेयर्स के बारे में। देखो हुआ क्या है, 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं ये कैंसिल हुए, अब चल रहे हैं। देखो उस समय आप कह सकते हो जो पहले वाले ओलंपिक्स है उसके अंदर क्या हुआ था, लगभग 335 स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स पर्सन को फ्रॉम द रशिया कॉम्पीटिंग विद एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब क्या है इसका, देखो बहुत अच्छे से समझना इसे। ये जो ओलंपिक्स चल रहे हैं इसके अंदर अब की बार रशिया को जो है एंटर नहीं करवाया। ठीक है, आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे जो ओलंपिक्स चल रहे हैं तो रशियंस को अलाउ नहीं किया है कि वो अपना कंट्री का नाम इस्तेमाल करें, या फिर अपना फ्लैग इस्तेमाल करें, या फिर अपना रशियन कोई नेशनल एंथम है उसका इस्तेमाल करें। मतलब ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता रशिया, ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पे चलो फिर भी चलो नहीं कर सकता इस्तेमाल, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इनकी टीम फिर भी पहुंची है। अब टीम के अंदर आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन देखने को मिलेंगे, 335 स्पोर्ट्स पर्सन देखने को मिलेंगे। टीम का नाम दिया गया है आरओसी, बेसिकली इसको रशियन ओलंपिक कमेटी बोला गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आरओसी ये पहुंचा है, आरओसी प्लेयर्स हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये हुआ क्या है कि रशिया को बैन कर दिया गया था टोक्यो ओलंपिक से। अब यहाँ पर रशिया को बैन क्यों किया गया है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो दिसंबर 2019 की बात है, जैसे मैंने बताया पहले वाला जो ओलंपिक्स थे, दिसंबर 2019 में जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी थी, मतलब ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि पता लगाती है, टेस्टिंग करती है कि किसी खिलाड़ी ने ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं किया है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। क्योंकि होता क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो स्टीरॉइड्स वगैरह या और भी अन्य ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ प्लस स्टैमिना दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रशियंस को बैन कर दिया था लगभग 4 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इस डोपिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल किया था। उसी वजह से यहाँ पर इनको हटाया गया। प्लस 4 साल के लिए टोक्यो ओलंपिक्स नहीं खेल सकते, प्लस फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 के अंदर है वो इवेंट्स यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते। उन सभी जगह से बैन कर दिया गया था, क्योंकि जो रशियन प्लेयर्स थे उनके ऊपर इल्जाम लगाया था डोपिंग का। ओके नाउ, लेकिन यहाँ पे आज के टाइम पर आप कह सकते हो लगभग 335 जो एथलीट्स है रशिया से, वो आज के टाइम पर टोक्यो के अंदर प्ले कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन किसके नाम के अंदर, अंडर द नाम ऑफ आरओसी, सिर्फ इसको आरओसी बोला गया है, रशियन ओलंपिक कमेटी है बेसिकली ये। अब इन्होंने जो है अपने रशियन एथलीट्स को भेजा तो है सारे गेम्स में, लेकिन इनकी लिए पनिशमेंट ये है कि ये लोग अपना फ्लैग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है कि मतलब ओलंपिक्स गेम के अंदर कोई कंट्री वो अपने फ्लैग का इस्तेमाल नहीं करेगी, अपने नेशनल एंथम का इस्तेमाल नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है अपने कंट्री का नाम इस्तेमाल नहीं करेगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आरओसी प्लेयर्स हैं इसके अंदर जो भी ये 335 खिलाड़ी हैं वो सब यही देखने को मिलेंगे जिन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि डोपिंग स्कैम के अंदर नहीं थे, यानी कि उन्होंने यहाँ पर कोई इस प्रकार से कोई भी ड्रग्स वगैरह नहीं लिया था। वही सारे खिलाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके
देन उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा हो रही है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो भारत एंटर कर चुका है टॉप 10 लिस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो उसका एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है। मतलब एग्रीकल्चर वाला एक्सपोर्ट मतलब क्या है, जो सब्जी वगैरह हो गई, ये सारी चीजें, राइस, कॉटन, सोयाबीन, मीट, ये सारी चीजें हो गई, इसका एक्सपोर्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है। और उस लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें टॉप 10 के अंदर भारत आ चुका है, और भारत ने सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट किया है। यह डेटा है साल 2019 का। यहां पे बोला जा रहा है भारत ने राइस, कॉटन, सोयाबीन, मीट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि जो ये वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड है बेसिकली पिछले 25 सालों के अंदर, तो उन 25 सालों में इंडिया और मैक्सिको ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। अपना जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको काफ़ी तेजी से बढ़ाया है। प्लस दोनों कंट्री ने मिलकर न्यूजीलैंड और मलेशिया को रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर इंडिया ने न्यूजीलैंड को 9वें प्लेस से रिप्लेस किया, और उसके बाद मैक्सिको ने मलेशिया को 7वें प्लेस से रिप्लेस किया। उसके बाद बात करें इस लिस्ट के अंदर हमेशा से टॉप पर कौन रहा है, तो वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए ने यहां पर लिस्ट को टॉप किया था 1995 में, उसकी परसेंट थी 22.2%। ठीक है, इतना प्रतिशत ये दुनिया भर का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो करता था। लेकिन यहां पर हुआ क्या, 2019 में यूएसए को भी पछाड़ दिया यूरोपियन यूनियन ने, और यूरोपियन यूनियन ने ओवरटेक करके अपना एक रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन आज के टाइम पर बात करें, जो टॉप एक्सपोर्टिंग नेशंस है राइस के, जिसको जो कि चावल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, 1995 में जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है वो थे थाईलैंड, इंडिया भी यहां पर एक नाम था, यूएसए भी था। तो इन कंट्रीज ने मिलकर सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग करी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। लेकिन बात करते हैं 2019 के अंदर, तो इंडिया जो है काफी हद तक लीड कर चुका है। इंडिया थाईलैंड को भी ओवरटेक कर चुका है, क्योंकि ये डेटा पहले वाला 1995 का था, नया वाला 2019 का है। तो यहां पर इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को ओवरटेक किया, जैसा मैंने बताया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया। वियतनाम ने जो है एक तरीके से यूएसए को ओवरटेक कर दिया, आप कह सकते हो। तो इंडिया इसी प्रकार से खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में काफी हद तक आगे निकला है। प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर आगे निकला है, टू बी प्रिसाइज। उसके बाद यहाँ पे और ये बोला जा रहा है आने वाले टाइम पे, या फिर जो इंडिया है वो आपको आज के टाइम पर देखने को मिलेगा 3rd लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर है। सबसे ज्यादा हम लोग कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं, 2019 के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया ने कॉटन को एक्सपोर्ट किया है, और 3rd लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर बोला गया है, और 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर भी बोला जाता है। उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेडेड एग्री प्रोडक्ट के मामले में बात करें, जो सोयाबीन है, बेसिकली सोयाबीन आप समझते होंगे, तो इंडिया ने लगभग, शेयर बहुत कम था इंडिया का इसके अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिया की रैंक 9वें नंबर पर देखने को मिलेगी दुनिया भर में। इंडिया ने सोयाबीन का भी भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद बात करते हैं मीट या फिर एडिबल मीट की, तो इसके अंदर भी इंडिया ने लगभग सिक्योर किया है अपना 8th रैंक दुनिया भर में। और आप कह सकते हो कि मतलब इसी के साथ जो है इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर काफी बेहतरीन तरीके से वर्क करता हुआ आया है। तो इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे चर्चा हो रही है सोहरा के बारे में। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, ये इन्होंने मेघालय की विजिट पर थे। अब मेघालय की विजिट पर इन्होंने लॉन्च कर दिया है ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन, मतलब कि पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। ये कैंपेन कहाँ पर है, चलाया गया है सोहरा चेरापूंजी के अंदर, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने उद्घाटन किया एक और स्कीम का, और उद्घाटन किया है जिस स्कीम का, उसका नाम है ग्रेट सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ ये जो चेरापूंजी का पूरा एरिया है, इसको अडॉप्ट किया जाएगा एज असम राइफल्स के द्वारा, ताकि वहां पे प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके। एनवायरमेंट की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा फोकस घुमाया गया है। उसके बाद जो ये चेरापूंजी है, इसको हम लोग सोहरा भी बोलते हैं। बेसिकली एक सब डिविजनल टाउन है, ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहाँ पर, मेघालय में, जैसा मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो सोहरा है, बोला यह जा रहा है कि एक तरीके से इसको वेटेस्ट प्लेस बोलते हैं अर्थ के ऊपर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, यहाँ जो रेन्स आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करने की भी कोशिश की गई है। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, देखो आपको छोटे छोटे आर्टिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर चर्चा हो रही है आई स्टैम के बारे में। आई स्टैम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आई स्टैम जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसको अकॉर्ड किया गया, देखो इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 2026 तक। और ये जो आई स्टैम प्रोजेक्ट है ये अपने सेकंड फेज में आ चुका है, और इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट के। सबसे पहली चीज़, आई स्टैम की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। ठीक है, इसको आई स्टैम बोला गया है। बेसिकली एक ये वेब पोर्टल, एक वेबसाइट टाइप की चीज़ है, जहां पर क्या होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को शेयर किया जाएगा। आप कह सकते हो कि एक तरीके से इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। आई स्टैम एक इनिशिएटिव है किसका, जो ऑफिस ऑफ
प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको हम लोग पीएसए बोलते हैं, उनके द्वारा उनका ही एक इनिशिएटिव था। और एक साथ साथ यहाँ पे आप कह सकते हो जो एक मिशन चलता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसका नाम है पीएम स्टैक, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो उसके अंडर भी आप कह सकते हो ये आई स्टैम्प प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो आई स्टैम्प प्रोजेक्ट है इसका मेन गोल क्या है। इसका मेन गोल है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करना कंट्री के अंदर। देखो जो भी यहाँ पे क्या मेन काम यह है, जितने भी रिसर्चर्स होते हैं जो कि नई नई चीज़ों के ऊपर खोज करते हैं, उनको कनेक्ट करना रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट करना। तो इन चीज़ों के ऊपर खासकर अगर हम बात करें टू द पॉइंट, तो रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ के और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि यहाँ पर हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में जो फंडिंग वगैरह देने के बाद ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसके ऊपर और अच्छे से काम कर सकें। बेसिकली ये जो फेज 2 होने वाला है, यहाँ पर जो ये पोर्टल है यहाँ पर क्या सिखाएगा, ये जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पर ये होस्ट करेगा। और आप कह सकते हो जो पोर्ट है, ये जो पोर्टल है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा बहुत सारी सिटी नॉलेज के लिए, इनोवेशन क्लस्टर्स के लिए। मतलब वही सारी चीज़ें बार बार दोहरा कर हम टू द पॉइंट बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। आपसे पूछा जाए आई स्टैम्प का मेन काम क्या है, आई स्टैम्प का मेन काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, खासकर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एरिया है उसके ऊपर। देन यहाँ पर आता है एक आर्टिकल जिसमें चर्चा हो रही है रैक लिमिटेड के बारे में। तो अभी रैक लिमिटेड चर्चा में है, न्यूज़ में है, ठीक है। अब न्यूज़ में है तो फिर हम लोग को इसके बारे में जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, उसमें ज़्यादा खास रुचि नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रैक लिमिटेड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो रैक लिमिटेड है इसको पहले बोला जाता था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक तरीके से ये नवरत्न NBFC आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या है ध्यान ये रखना है कि ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर फोकसिंग ऑन, आप कह सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है आज के टाइम पर उसके अंडर में देखने को मिलेगा। प्लस जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर फोकस कर रही है पावर सेक्टर के ऊपर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है उसके ऊपर। अब ये जो खासकर REC लिमिटेड है ये भी यहाँ पर पावर सेक्टर को लेकर वर्क करता है। इसको बनाया गया था 1969 में। अब इस REC लिमिटेड का मेन काम क्या है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, यानी पैसा प्रोवाइड करवाना जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनको, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल स्टेट पावर यूटिलिटीज़ को, खासकर जो भी रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स हैं उनको, यानी पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश, उसको थोड़ा सा ग्रो करने में, उसको आगे बढ़ाने में ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्क करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसके अंदर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मेन काम इनका यही है जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनका जनरेशन करना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम रहता है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये REC है इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पर चर्चा हो रही है चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव के बारे में। तो हाल ही में बांग्लादेश ने इनवाइट किया है इंडिया को कि वो चाइना का जो एक तरीके से साउथ एशियन इनिशिएटिव है इसको जाकर ज्वाइन करे, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश ने यहाँ पर इन्वाइट किया है, लेकिन हम लोग इसको करेंगे नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली जो इनिशिएटिव है ये किसके लिए, कोविड-19 वैक्सीन के लिए, साथ साथ पॉवर्टी को कम करने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव चलाया गया है। पहले आपको समझना होगा ये जो चाइना साउथ एशियन इनिशिएटिव है ये एग्जैक्टली क्या है। तो इस इनिशिएटिव के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे आज के टाइम पर, इस इनिशिएटिव के अंदर कौन कौन सी कंट्री मिलकर काम कर रही हैं, तो वो है चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और दूसरी तरफ बात करें इंडिया, भूटान, मालदीव्स, तो ये 3 कंट्रीज आज के टाइम पर इनके इनिशिएटिव का, ये चाइना साउथ एशियन इनिशिएटिव का पार्ट नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशंस भी हमारे अच्छे नहीं रहते हैं, प्लस हम लोग चाहते भी नहीं हैं कि इसका पार्ट बने। और यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना का कितना बुरा फोकस है। यहाँ पर चाइना जो है सारी कंट्रीज के ऊपर एक तरीके से पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा रूल करने की कोशिश कर रहा है। अब इसका जो चाइना साउथ इनिशिएटिव है इसका विजन क्या है, इसका मेन विजन यही है कि जो चाइना है बेसिकली इन्होंने जो है अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना कर, एक तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजी हो गई, मैरीटाइम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंटरेस्ट हो गया, तो इन सब के साथ ये एक तरीके से इंडिया को काउंटर करना चाहता है, ठीक है। और अपना जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इसने एंगेजमेंट बना लिया है। खासकर बात करें जो भी सार्क कंट्रीज़ हैं, सार्क कंट्रीज़ में जो भी इंडिया, भूटान, मालदीव्स हैं, इनको छोड़कर सभी कंट्रीज़ को ऊपर यहाँ पर एक तरीके से इसने फोकस जमा लिया, सब कंट्रीज़ को साथ में लेकर आ चुका है, उन सारी कंट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है। देन उसके बाद इंडिया का स्टैंड के बारे में बात करें
तो आप कह सकते हो कि भारत यहाँ पर यही कहेगा कि देखो जो ये बाउंड्री डिस्प्यूट है आज के टाइम पर चाइना और इंडिया के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के ऊपर जो है बाउंड्री डिस्प्यूट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जब तक वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स सही नहीं हो जाते तब तक इंडिया वैसे भी यहाँ पर कहीं से कहीं तक जो है चाइना को किसी भी चीज़ में ज्वाइन नहीं करने वाला। उसके बाद आज के टाइम पर एसोसिएटेड इशूज़ क्या है, इससे लेकर दिक्कतें क्या हैं, तो बेसिकली यहाँ पर दिक्कतें ये हैं, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये एक चाइना की स्ट्रेटजी है। चाइना पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है ताकि जो इंडिया का रोल है साउथ एशिया के अंदर वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और पूरी तरह से जो चाइना है वो सभी कंट्रीज के ऊपर रूल करता हुआ नजर आए। तभी इसी वजह से इसको माइनस इंडिया इनिशिएटिव बोला गया है। इंडिया इसके अंदर है नहीं, इस वजह से यहाँ पर इसको बोला गया है माइनस इंडिया इनिशिएटिव। बाकी सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर चाइना चाहते ही है कि इंडिया को हटा दिया जाए, बाकी सारी कंट्रीज के साथ अट्रैक्शन बढ़िया रखा जाए, क्योंकि होगा क्या कि अगर जो चाइना है वो इन कंट्रीज के ऊपर कहीं ना कहीं रूल जमा लेता है तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर कंट्रीज फॉलो करेंगी उसको, ठीक है। लेकिन क्या है, इंडिया यहाँ पर नहीं दबता बिल्कुल भी चाइना से। इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज का भी साथ देता, लेकिन यहाँ पर उसी वजह से चाइना ने बिल्कुल अलग कर रखा है। उसके बाद आप कह सकते हो जो इंडिया का रोल है साउथ एशिया के अंदर वो डाइल्यूट कर दिया है, पूरी तरह से कम कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, सार्क की कंट्रीज हैं उनको अपनी तरफ सब कुछ अट्रैक्ट कर लिया है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ये सार्क का जो मेंबर तो बन नहीं सका चाइना, लेकिन क्या है कि वो अपनी तरफ फोकस कर रहा है कि मतलब मैं सारी कंट्रीज को जो है अपने पास ले आता हूं, ठीक है। तो इंडिया का कहने की जो रोल है वो कम से कम कर रहा है साउथ एशिया के अंदर, सारी मदद खुद ही प्रोवाइड करवा रहा है, सारी कंट्रीज को लेकर खुद चल रहा है, तो इंडिया का रोल कहीं ना कहीं कम करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत बड़ा इशू यह है कि जो क्वाड है, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये आपको 4 कंट्री का क्वाड ग्रुप देखने को मिलेगा। इसके अंदर इंडिया है और उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। तो इन 4 कंट्रीज का ग्रुप है। बेसिकली इंडिया यहाँ पर आपको एक लीड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वाड ग्रुप को भी काउंटर करने के लिए काम किया गया है। इनका जो चाइना का एक तरीके से यह प्लान है ताकि जो है इंडिया, क्योंकि आज के टाइम पर क्वाड ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर है और इंडिया को यहाँ पर टैकल करेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं क्वाड ग्रुप से भी ये काउंटर करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बात करें एट दी लास्ट क्या भारत का क्या क्या इनिशिएटिव है इसके अंदर, तो रिसेंटली यहाँ पर हुआ क्या है कि जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने मिलकर एक SCRI को लॉन्च किया, मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली ये चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम से कम करेगा। प्लस जो है आप समझ जाएंगे कि जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप एक तरफ से एक चीज के ऊपर और फोकस करता है, वो ये है जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहां पर चाइना का जो कंट्रोल है वो कम से कम रहे, ठीक है। एक तरीके से जो चाइना का एग्रेशन है वो कम से कम रहे, उस चीज के ऊपर फोकस करता है। प्लस जो है यहाँ पर ये जो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है इसका मेन फोकस ये है चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, ये चारों कंट्रीज जो है आपस में मिलकर जो है वर्क करती रहें। तो यहाँ पर ये एक इनिशिएटिव भी देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने रमप्पा टेम्पल के बारे में सारी बातें जान ली है, क्यों चर्चा में है, रमप्पा टेम्पल क्या है, और भी वेरियस बातें जानी है। और उसके बाद PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया है। फटाफट रिवीजन ले रहे हैं। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन लाया गया है ताकि जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप की डेथ हो चुकी है इस COVID-19 की वजह से, उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जा सके, और सपोर्ट देने की बात करी भी जा रही है। उसके बाद ROC प्लेयर्स क्या है मैंने आपको बता दिया। रशिया जो है आज के टाइम पर ओलंपिक के अंदर रशिया का नाम नहीं देखने को मिलेगा, रशिया का फ्लैग नहीं देखने को मिलेगा, रशिया का कोई एंथम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से इनको बैन कर दिया गया था साल 2019 में, किसके केस में, डोपिंग के केस में। उसका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा करी हमने। भारत जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर टॉप में देखने को मिलेगा, टॉप 10 लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बढ़िया वर्क कर रहा है। उसके बाद जो सोरा है वहाँ पर जो है हमारे होम मिनिस्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों का उद्घाटन किया, एक स्कीम लॉन्च करी है, प्लस वहाँ पर आप कह सकते हो प्लांटेशन का उद्घाटन किया है कि लगातार जो है वो प्लांटेशन वहाँ पर होगा। आईस्टेम के बारे में चर्चा करी है, आईस्टेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज को जो है यहाँ पर फोकस करता हुआ आएगा। REC लिमिटेड के बारे में बात करिए, जो पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, उसको सपोर्ट करता है। फिर एट द लास्ट हमने बात करा चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव। तो अभी हमने तुरंत ही डिस्कस किया है कि जो चाइना है उसका एक साउथ एशियन इनिशिएटिव ये क्या है एग्जैक्टली, किस प्रकार से जो है इंडिया को वो काउंटर करता हुआ नजर आएगा। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कोई दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नीचे आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा।